अच्छा जी, इसी को अब हम फेजर डायग्राम देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि हमारे सीक्वेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स में है चेंजेस कहाँ कहाँ आती हैं, किस तरीके से होती हैं। ठीक है, so by mean of phasor diagram we want to demonstrate the voltage and current, not to use concrete grid parameter for a calculation। so यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक पैरामीटर ग्रिड की हमने यूज नहीं की, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू assumption है। तो यहाँ पे देखा है कि जीरो करंट will be normalized। ठीक है, यहाँ पे इसको normalize किया जीरो सीक्वेंस करंट को, and the normalized zero sequence current will have the phasor length of 1। ठीक है, so we assume here कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है वो -j1 के बराबर है, with the assumption कि हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है that is 2, और जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है that is also 2। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो प्योर रिएक्टेंस है, हम इसको रेजिस्टेंस पार्ट नहीं समझ रहे इसमें। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस है दैट विल बी जे एक्स नॉट, दैट विल बी J2, और पॉजिटिव सीक्वेंस जो है वो आपके पास Jx1 इज इक्वल टू J1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइम्स है बेसिकली, 2 टाइम्स इज इक्वल टू बेसिकली जो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस है वो ट्वाइस है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, तो यहाँ पे वैल्यू x1 की 1 आ जाएगी। ओके, और फॉल्ट इम्पिडेंस लेट्स अज्यूम हम कंसीडर करते हैं वो 0 है। तो हमने जो इक्वेशन डराइव की है पहले पिछले केस में, वो हमने जेनेरिक सिंगल फेज फॉल्ट की डराइव की है विद द इम्पिडेंस। तो उसमें हम इस नेटवर्क कंडीशंस को अप्लाई करते हैं नॉर्मलाइज वैल्यूज को। सो व्हाट वी कैन डू, तो हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस करंट कितना आ जाएगा, दैट वुड बी -j1 जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, एंड जो ZS जो है हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, that is Z0 plus 2 times Z1 plus 3 times fault impedances। So this would be 0 because fault impedance is 0। Z1 is 1 which is now 2 times is 2, and Z0 is also 2। तो हमारे पास जो ZS है टोटल वो आ जाएगा J4 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? सर ZF हर केस में 0 होगा? नहीं, इस कंडीशन में अच्छा सर। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि फेजर डायग्राम के थ्रू एनालाइज करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है सिंगल फेज टू फॉल्ट की, उसको हम विजुलाइज करना चाह रहे हैं यूजिंग दिस पैरामीटर। तो इस केस में ZS हमारे पास 4J आ गया। ओके, एंड देन फॉर द वोल्टेज इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट देन वी हैव, ये हमारे पास वोल्टेज के वो हमने सेम इक्वेशन जो ड्राइव की है उससे हमने कैलकुलेट किया है। तो दिस इज आवर आई नोट। ठीक है, ये हमारा आई नोट है। तो देन माइनस साइन इज फॉर फार्मूला बाहर आउटसाइड है, तो यहाँ पे हमने -j1 लिखा है प्लस 2J, दिस इज द Z नोट। तो आंसर हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज होगा वो -2 के बराबर होगा। ओके, उसके बाद पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज वी यूज दिस इक्वेशन, इस केस में हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर, और आपके पास जो नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज होगा दैट वुड बी -1। बात समझ आ रही है हम कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व ये किया, ऊपर वाली, ये वाली। ठीक है, ठीक। ओके। तो अगर अब इसको कंपोनेंट को हम प्लॉट करें, ये प्लॉटिंग की प्रैक्टिस आप कीजिएगा उसको ग्राफ पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जीरो सीक्वेंस वैल्यू, इसको याद रखें कितनी है, -j1। ठीक है, तो -j1 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है उसमें 3 चीजें होंगी, उसमें एक कंपोनेंट A का होगा, B का होगा और C का होगा। तो दे ऑल आर अलाइन। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैट्रिक्स को याद रखिएगा ज़हन में। तो 1/3 है, और यहाँ पे ये 1 1 और 1 है। ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा 0 ABC से 1 2 की तरफ। और अगर आप
रीट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा I0, I1 और I2, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अगर आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट अवेलेबल है तो फेज ए, फेज बी और फेज सी, दे ऑल आर अलाइन, तो हेयर यू हैव ऑल द -1J जो हमारी कंडीशन थी। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करूंगा तो पॉजिटिव सीक्वेंस में पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1, ठीक है। तो IA1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जीरो है, जीरो सीक्वेंस होगा ना, यहाँ पे देखें जीरो सीक्वेंस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आपके पास फेजर 1 आ गया -J1। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, IB ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फिर ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। I1 कितना कैलकुलेट किया था हमने, सेम था ना, I0 और I1 दोनों बराबर नहीं है, जी 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 तो ठीक है ना, मैग्नीट्यूड उन 1 दोनों by का सेम होगा, ठीक है, 3 लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए स्क्वायर के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स याद है आपको, जी 1 1 1 नहीं 1 नहीं, A सेकंड square कॉलम ए स्क्वायर आएगा, ये वाला, ये देखें, तो ये इस मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना डायग्राम में। जी 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 तो I0 पहले I0 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये फेज ए बी और सी। फेज बी में क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस का कंपोनेंट, देखें ये फेज ए की इक्वेशन है, हम्म, ये फेज बी की इक्वेशन है, और ये फेज सी की इक्वेशन है, ठीक है। इसको इस तरीके से देख लें, ये I1 2 3 है, इसको इस तरीके से देख लें, फेज ए में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज ए में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और फेज ए में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सही फेज बी में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज बी में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और फेज सी में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ पे फेज सी में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज सी में पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और फेज सी में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ओके हम्म okay, so this is what we have done here. Okay, so using this equation we can split positive sequence system, negative sequence system and zero sequence system. अच्छा अब सही वो वहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन के तहत आपके पास ये तीनों करंट बराबर थे, तो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे फेज ए में 1 1 1 है ना, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर के साथ इन तीनों का ऐड कर दो, तो डेल्टा कन्फर्मेशन बनती है, इन दोनों को ऐड करोगे तो IB 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके वापस और उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ पे आ रहे हो उसके टेल पे, देन इट विल बी 0, और सेम विद फेज सी, इफ यू स्टार्ट हियर डाउन एंड बैकवर्ड, द डेल्टा कन्फर्मेशन यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ओके सही अच्छा जी, यही चीज आप इसमें कर सकते हैं वोल्टेजेस में। वोल्टेजेस असल में इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें यहाँ पे भी आके बात करते हैं। यहाँ पे हमें फेजर की डायग्राम, या आप एनालिटिकली इसको सॉल्व कर लें जो इक्वेशन मैंने यहाँ ड्राइव की, या आपको फेजर की फॉर्म में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेजेस फेज बी और फेज सी पे है वो राइज करते हैं या ड्रॉप करते हैं। ओके इसी तरीके से आप वोल्टेजेस को अगर वेक्टर को इस्तेमाल मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके वेक्टर फेजर डायग्राम बनाएंगे उसकी जीरो सीक्वेंस की, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस की, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके फेज ए बी एंड सी इज इन डायरेक्शन में, नेगेटिव सीक्वेंस आपके पास फेज A2 should be in this direction, B and C here,
and these all are equal. ठीक है, दोबारा देख लें इसको। u0 कितना है -2, u1 है 3 और u2 है -1। ठीक है, इस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से एबीसी सिस्टम में, या आप इसको डायरेक्टली बनाना चाह रहे हैं तो u0 में 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी कंपोनेंट होंगे ना। ठीक है, तो -2 से स्टार्ट करें। ये देखिए -2 की तरफ है, मैग्नीट्यूड इसका 2 होगा, माइनस होगा 180 डिग्री, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है, -1 था और ये +3 था, दैट्स व्हाई वी हैव दिस इन दिस डायरेक्शन। और सिंपलिसिटी के लिए आपको वो मैंने अपने पहले ड्राइव किया, या तो आप मैट्रिक्स को देख लें, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो फेज बी और सी सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, आपस में 120 डिग्री शिफ्ट होता है, तो आप इसको क्लॉकवाइज बना लें और इसको नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज बना लें, तो सिस्टम आपका पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम बन जाएगा। फेज ए, फेज बी, ये आपके पास ए आ जाएगा और ये भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, so it's rotate in this direction। और फेज बी, अगर यहाँ फेज बी सॉरी नेगेटिव सीक्वेंस बना रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फेज बी और फेज सी आ गया, इनमें डिफरेंस जो होगा 120 डिग्री का होगा, यानी कि ए का होगा। ठीक है, अब अलजेब्रिकली इनको सॉल्व एड अप कर लें। उसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखते हुए बनाइए ना, ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्लू मैट्रिक्स वाली ही है ना, ए का ए स्क्वायर उसी से बनी है ना। सही है, सही है। अच्छा, अब ये देखो अलजेब्रिकली हमारे पास सिस्टम क्या हो रहा था, एड अप हो रहा था, सिस्टम ऐड हो रहे थे। तो फेज ए में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये 2 है नेगेटिव में, ये 1 है नेगेटिव में और पॉजिटिव में 3 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 0। सही है। फेज वोल्टेज आपका 0 हो गया, क्योंकि फॉल्ट इम्पीडेंस हमारे पास 0 थी। और फेज बी और फेज सी में इसी तरीके से देखेंगे कि 0 सिस्टम, पॉजिटिव सिस्टम और नेगेटिव सिस्टम, इन तीनों वेक्टर को आपस में ऐड करें, वेक्टर एडिशन हो रही है प्लॉट के ऊपर। तो कैसे हो रही है, फेज बी, इट डजंट मैटर कि आप कौन सा वेक्टर पहले ले लेते हैं, क्योंकि आंसर एट दी एंड आपके पास यही पॉइंट है कि यहाँ घूम के यहाँ से आए या यहाँ से, डजंट मैटर। तो पहले आप फेज बी ले लें, पॉजिटिव सीक्वेंस, देन फेज बी नेगेटिव सीक्वेंस। So you take this vector and plot this vector on this head to tail rule. You draw like this. ठीक है, ये phase B हो गया, and then you draw this vector over here, and this is something like this. ऐसे ये B नोड यहीं पे, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके पास, from this point to this point. ओके, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लें, ठीक है, फ्रॉम दिस रेफरेंस, तो आपको इसका वेक्टर की क्वांटिटी पता चल जाएगी ड्यूरिंग फॉल्ट, उसमें क्या वैल्यू आ रहा है। इसी तरीके से आप फेज सी पे देख लें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम C1 फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ये C2 वेक्टर हेड टू टेल रूल, you place something like this, and then you have C over here, and then draw something like this, and head to tail you connect them together. तो ये आपके पास रिजल्टेंट फेज सी आएगा ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। ऑलराइट, सही, ओके। इसी चीज को देखते हुए मैंने बताया था कि यहाँ पर इंसुलेशन रेटिंग को हमने नोट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ देखना है कि ये जो वेक्टर है ये अपनी रेटेड वैल्यू से कितना राइज होता है वोल्टेज का ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, एंड दिस वोल्टेज हैज टू बी स्टेबलाइज्ड बाय द केबल्स, जो भी उसकी इंसुलेशन है या ट्रांसफार्मर है उसकी इंसुलेशन वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी इंसुलेशन जो है वो विदस्टैंड कर सके हेल्थी केबल के ऊपर। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस इक्वेशन। So for the insulation rating of the electrical equipment in high voltage level grid, the earth fault factor is decisive, यानी कि important होता है।
this is called as like that. It is defined as the following. So this is called अर्थ फॉल्ट फैक्टर, ठीक है। अच्छा, उसकी वैल्यू क्या है? इट्स अ रेशियो बिटवीन फेस टू ग्राउंड वोल्टेज ऑफ अ फॉल्टलेस फेस आफ्टर फॉल्ट बिगन। यानी जब फॉल्ट आ जाए उसके बाद वो फेजेस के ऊपर जिस पे फॉल्ट नहीं आया हुआ वोल्टेजेस क्या है। यानी कि हमारी पिछली एग्जांपल में फेज बी और फेज सी का वोल्टेज, ठीक है, और डिवाइड कर दें फेज टू ग्राउंड वोल्टेज ऑफ द सेम फेज एट द सेम लोकेशन बिफोर द फॉल्ट बिगन। यानी फेज बी की बात करेंगे तो फेज बी के ऊपर बिफोर फॉल्ट क्या है, और अगर फेज सी की बात करेंगे तो बिफोर फॉल्ट फेज सी के ऊपर वोल्टेजेस क्या है, उसे डिवाइड करेंगे। विद द अजम्पशन ऑफ फॉर अ सिंगल पोल टू अर्थ फॉल्ट, हम यह कहते हैं कि इसमें अज्यूम करते हैं कि जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है वो फेज जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर आ रहा है या स्टेडी स्टेट वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। इसमें हमारे पास ZF है 0, ओके। तो हमारी जो इक्वेशन है, लेट्स कम टू हियर। तो ये जो वोल्टेजेस हैं दोनों, दीज आर द वोल्टेजेस आफ्टर द फॉल्ट, और बिफोर द फॉल्ट हम अज्यूम करते हैं दोनों फेजेस पे कितना आ रहा है, UPA, ठीक है। दिस इज बिफोर द फॉल्ट एंड दिस इज आफ्टर द फॉल्ट। तो हमारी इक्वेशन में अगर इसको इंसर्ट करेंगे तो ये दोनों चीजें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें से ZF हमारा 0 हो जाएगा, दिस इज आल्सो 0, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। ऑलराइट, दिस गेट कैंसल आउट व्हेन वी डिवाइड इट, और रेशियो में डिनोमिनेटर पे ये पूरी क्वांटिटी भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, दोनों केसेस के अलग अलग की बात करो, वेट सेकेंड। अच्छा, इन दोनों को आपस में नहीं, उससे डिवाइड करना है, इस सिर्फ वोल्टेज से डिवाइड करना, तो ये दोनों पार्ट डिलीट नहीं होंगे, सॉरी। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट डिलीट नहीं होंगे, वो मैंने आपस में फेज बी और फेज सी को डिवाइड कर दिया था। इसमें फेज बी डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें इसकी, कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म करें, तो आपके पास इक्वेशन समथिंग लाइक दिस। बात समझ आई? सही। यहाँ रेशियो की फॉर्म में हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है ताकि हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सके। हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ अर्थ फॉल्ट फैक्टर के, लेकिन इसमें से जो हमें मैक्सिमम है वो चाहिए, तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस फंक्शन। और हमने इसमें ये ड्राइव किया है कि अगर Z0 बाय Z1 का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास जो फॉल्ट फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। फॉल्ट फैक्टर क्या बताता है? फॉल्ट फैक्टर ये देखें कि आपका जो वोल्टेज है वो अपने रेटेड वैल्यू से कितना ज्यादा है, ऐसे ही है। सही। तो जाहिर सी बात है जब आफ्टर द फॉल्ट ये वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा ना, जो हम नहीं चाहते कि ज्यादा हाई ना हो। तो हमने वो एक कंडीशन फाइंड आउट कर ली, किस कंडीशन के ऊपर ये ज्यादा होगा, जब हमारे पास इम्पेडेंसेस जो है जीरो सीक्वेंस जो है पॉजिटिव सीक्वेंस से ज्यादा हो जाएगी, ओके। क्योंकि अगर देखें ये जो माइनस साइन है ये ग्रेटर देन हो जाएगी तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो कंजुगेट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑलराइट। तो लेकिन डेल्टा सी में तो इस तरह का नहीं होगा ना कि डेल्टा सी में तो इन दोनों में से हमने मैक्सिमम लेना है ना, हाँ हाँ मैक्सिमम कंडीशन है, ठीक है। इन नहीं दोनों तो में से ये जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। वो सही है, लेकिन ये डेल्टा वन जो है ना
इसको तो फुलफिल नहीं करेगा ना ये डेल्टा इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन को, इसको तो फुलफिल नहीं करेगा ना। ये नहीं करेगा, उसमें नहीं करेगा ना। आप देख लेना, इसको 1 इंसर्ट करके देखें। इसको अगर 1 इंसर्ट करें, इस रेशियो को, वो इसमें भी 1 करें, 1 माइनस इसको भी 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें, ठीक है। डिनोमिनेटर पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ए कितना होता है, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बताएं क्या वैल्यू आएगी इसकी। ये तो शायद 0 आएगा ए ना। की 1 वैल्यू पता माइनस है 0 कैसे आएगी, 0 थोड़ी आएगी। नहीं 1 माइनस ए स्क्वायर, अच्छा नहीं वो वाला फैक्टर अप्लाई नहीं होगा फिर। J120 होता है ना ए, जी 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 इसकी वैल्यू क्या, माइनस हाफ, कॉम्प्लेक्स है ना थोड़ी सी। वैल्यू याद है, मैंने कहा मैंने बताई थी, हाफ कितनी आती है। ए की वैल्यू क्या है, नहीं सर याद नहीं। स्क्वायर रूट 3 करके थी ना, हाफ इंटू स्क्वायर रूट 2, समथिंग लाइक दिस। J120 निकाल लो ना, कितना बनता है, e टू द पावर, लेट मी चेक। हाँ, इसकी वैल्यू है माइनस, ए की वैल्यू बता रहा हूँ, माइनस हाफ जी प्लस जे स्क्वायर रूट 3/2। एक मिनट से दोबारा लिख लो। माइनस हाफ प्लस जे स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब इस वैल्यू को इंसर्ट करें, इसको सॉल्व करें, तो आपको पता चलेगा क्या आंसर है। क्योंकि इसमें देखें स्क्वायर रूट 3/3 का फैक्टर जो है वो आप कॉमन ले लीजिएगा बाहर, कॉमन, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर पर सेम वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, जो जिसके बराबर 1/√3 की आ जाएगा ना, सही। दोनों से 1/√3 है ना। अच्छा, उसके बाद ये माइनस जे होगा बाहर, यहाँ पे प्लस जे है, तो इसको जो आपने जो सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस जे, ठीक है। और फिर जो भी आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1 माइनस ए किसके बराबर होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ माइनस जे स्क्वायर रूट 3/2। फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस जे से, कितना बनता है, दिस ये आ बिकम रहा है 3/2। 3/2 माइनस अब इसको माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस जे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और ये अंदर आ जाएगा प्लस, और फिर अंदर भी आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 3 से, तो स्क्वायर रूट 3 ये कैंसिल आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू ए आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा माइनस हाफ आगे, तो ये भी माइनस 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3/2 जे जी माइनस रहेगा, ठीक है। सही है। तो अब इसका आप ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें दोनों की, तो 0.5 स्क्वायर होता है ना, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और फिर उसका ले लीजिएगा स्क्वायर रूट,
करें, कितना आ रहा है? 1 1 कैसे आ रहा है? 0.5 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर ना। हाँ, √3/2 का स्क्वायर कितना बनता है? तो स्क्वायर रूट लिया। वो सर 0.5 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो वो √1 भी 1 ही आएगा। और नीचे वाले में देखो, ऊपर तो आंसर 1 आ रहा है, और फेज सी में देखो कितना आ रहा है? इसमें 1 आएगा ना। और अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर ये तो हमने 1 पे निकाला है ना, जी जी तो जी जी सिग्मा आपके पास 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू बना। ग्रेटर देन 1 पे लो, 2 ले लो, तो फिर उसके लिहाज से निकालना आपके पास सिग्मा जो है ना ज्यादा आएगा। ठीक 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 है, ठीक ठीक। इस तरीके से सॉल्व करो। अच्छा, घर में प्रैक्टिस के लिए फेजर डायग्राम को यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी है यहाँ पे, तो इन वेक्टर को जो है ना प्लॉट करके देखना। फेज a-1, a² -1, a-² -a, ये तमाम जो वैल्यूज है ना आपके पास। ठीक है, तो ग्राफ सही। शीट पे इसको प्लॉट करके देखना, तकरीबन देखना किस तरीके से वेक्टर जो है ना रोटेट होता है। एक ही वही वाली वैल्यू लेनी है ना, वो ए जे स्टैंडर्ड है, यानी आपकी इसकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा अगले वीक, तो उसमें मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। इसको भी आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर एन एसिमेट्रिकल 3 फेज वोल्टेज इज गिवन। ठीक है, दिस इज फेज ए, दिस इज फेज बी, और दिस इज फेज सी। डिटरमाइन बाय ग्राफिकल एनालिसिस द वोल्टेज इन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस सिस्टम में इनके अपने वोल्टेजेस को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको बाय स्केल बनाइएगा। मेरे ख्याल से जो एक बॉक्स होता है कितने मिलीमीटर का होगा ये, जो नॉर्मल ग्राफ पेपर में कितना होता है? जो भी आपको ग्राफ पेपर लें मार्केट से, तो उसकी बॉक्सेस को काउंट करके बाय स्केल बनाइएगा। ठीक है, तो तकरीबन ये बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11, और ये आपके पास इसके 3 बॉक्सेस की हाइट है, तो इसके दरमियान जो वेक्टर है समथिंग लाइक दिस। ओके, सर ये वो रिजल्टेंट के थ्रू होगा ना, रिजल्टेंट जी वेक्टर एट द होगा एंड उसका। रिजल्टेंट के थ्रू होगा। ठीक है, सही। तो ये जरा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अच्छा जी, अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्लाइड्स? जी हेलो, जी। जी जी। अच्छा, अब इसी चीज को जो हमने अभी सीखा, मेथड्स को अप्लाई किया हमने, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट अप्लाई किया है। अब हम इसको देखते हैं फेस टू फेस विद अर्थ फॉल्ट एनालिसिस में हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये छोटी एक्सरसाइज है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ा काम नहीं है, सेम चीजें हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, कंडीशंस डिफाइन करनी थी ना, इक्विवेलेंट सर्किट को यूज करके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है कि फेस टू फेस फॉल्ट है इन फेज बी एंड सी में, तो विदाउट फॉल्ट इम्पिडेंस, तो ग्राउंड के साथ फॉल्ट हुआ है, अर्थ के साथ। ठीक है, लेकिन फॉल्ट इम्पिडेंस उसमें 0 है। तो टास्क हमारा यहाँ पे क्या है कि हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनानी है एट फॉल्ट लोकेशन के ऊपर, फॉल्ट कंडीशन इन एबीसी सिस्टम में ड्राइव करनी है, फिर फॉल्ट कंडीशन इन 0 1 2 सीक्वेंस में फाइंड आउट करना है, and then we have to draw an equivalent circuit diagram of the component system, और हमारे पास फॉल्ट करंट, अर्थ जो करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है।
ठीक है, चले अगेन वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल डायग्राम। यहाँ पे देखें जो फेज ए की जो इम्पिडेंस थी उसको हमने इन्फिनिटी कर दिया क्योंकि वो उस पर फॉल्ट नहीं आया हुआ। फेज बी और फेज सी की इम्पिडेंस को शॉर्ट, बेसिकली दे आर जीरो, और जो ग्राउंड के साथ फॉल्ट है तो दैट इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो हमारे स्टेप 1 में जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है इट विल बी बिकम लाइक दिस। अब इस सर्किट को देख के हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारी जो एबीसी सिस्टम में कंडीशंस क्या होंगी। उसमें हम ये कह सकते हैं हमें नॉन पैरामीटर्स क्या गिवन है और अननोन किस तरह के गिवन है। तो फेज ए का जो करंट है वो जीरो क्यों है, बताएं मुझे। जी अशर। ए का सर वो डायरेक्ट ग्राउंड नहीं नहीं, दोबारा सोच के बताओ जो मैंने बताया। सर्किट को देखो, इस सर्किट को। ये वाला ना। मैंने बताया था फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है उसमें से कि नहीं। फॉल्ट फेज बी और सी पे है तो फॉल्ट करंट तो फ्लो नहीं हो रहा ना, इस वजह से फॉल्ट सिर्फ जीरो बी है। और सी पे है, वो सिर्फ नहीं पड़ा। हाँ, सही सही सही। इस वजह से जीरो। और वाई दिस इज टू जीरो, फेज बी और सी वोल्टेज जीरो क्यों है। देख कंडीशन इन तीन चीजों की है ना, तीन वोल्टेजेस हैं और तीन करंट्स हैं। ठीक है, सही इसी कंडीशंस निकालनी सही है। दोनों वोल्टेज जीरो इस वजह से है कि दोनों दोनों आपस में शॉर्ट हैं और दोनों ग्राउंड की ओ तरह शॉर्ट है विदाउट इम्पिडेंस, तो जीरो हो गए ना। तो जीरो हो जाएंगे। ठीक तो ठीक ये तो हमें पता है कंडीशन सही के सही तहत। सही और अननोन सही। क्वांटिटी में क्या होगा। आई बी आई सी। आई बी और आई सी हमें नहीं पता क्योंकि फॉल्ट करंट है, और और हमें यू है। यू ए भी नहीं पता। ठीक है, सही तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट हो गया फेज एबीसी सिस्टम में फॉल्ट के लिए, और नॉन और अननोन पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए कि हमें क्या मालूम है इस सर्किट को देख के। अब हम इस कंडीशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी 012 सीक्वेंस में। सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें मालूम है, उसमें हमने उसकी कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। फेज ए पे वोल्टेज जीरो है, और सॉरी करंट जीरो है, फॉल्ट करंट, और फेज बी और फेज सी पे आई बी और आई सी फ्लो होगा। तो इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं सही। इन तीनों को ऐड अप कर दूं करंट को, तो मेरे पास नेट रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, सही इसको आप ऐड करके देख लीजिएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। ओके, इस तरह देख लेना। वन प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, जीरो जीरो, दैट्स वाई। और वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज आल्सो जीरो। तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा हमें एक और चीज पता है कि जीरो करंट किसके बराबर है, आई ए के, क्योंकि फेज ए में जीरो करंट, कोई करंट शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा इसी इक्वेशंस को हम यूज करके कैसे निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, और अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरह टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सही इसी तरीके से वोल्टेजेस की इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फेज ए वोल्टेज हमें नहीं मालूम, वी हैव टू फाइंड इट आउट। फेज बी और फेज सी का हमें वोल्टेज मालूम है, फॉल्ट की कंडीशन में जीरो दोनों जीरो होंगे। इसको अगर जीरो सॉल्व करें तो हमें क्या पता चलता है कि तमाम जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज जो है वो बराबर आएंगे। इक्वल होंगे। सही है। ठीक है, इसको सॉल्व किया ना, देखें कैसे आ गया। यू नॉट इज आल्सो इज जी जी इक्वल टू यू ए, यू वन इज आल्सो इज इक्वल टू यू ए, यू टू इज आल्सो इक्वल टू यू ए, बाकी सब वेक्टर जो है वो जीरो है। ठीक है, ऑब्वियसली 1/3 का रेशियो तो आएगा ही आएगा। यहाँ तक कंडीशन समझ आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गई।
जी सर। ओके, अब हम इसको देख के सर्किट क्या बनाएंगे? सर्किट क्या बन सकता है? इक्विवेलेंट सर्किट बताएं। पैरेलल बनेगा ना? पैरेलल बनेगा, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल हो। तो हमारे पास जो सिस्टम की जो नेटवर्क था वो इंडिपेंडेंट नेटवर्क था एट दिस पॉइंट। अब चूंकि इसके इस तरफ फॉल्ट आ गया सिस्टम में, ये लोड पॉइंट है या फॉल्ट पॉइंट कह लें, तो अब इसको हमने कनेक्ट करना है एट दिस पॉइंट। कि किस तरीके से कनेक्ट करें, वो हमारी जो 3 इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी उससे हमें ये पता चलता है कि ये तीनों सर्किट आपस में पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। सो वी कनेक्ट देम इन पैरेलल। ओके, इसमें करंट की डायरेक्शन देख ले, जाहिर सी बात है पैरेलल में वी यू नॉट U1 और U2 जो है वो सेम हो जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ, और जो ग्राउंड है इनका आपस का वो आपस में कॉमन यहाँ पे हो गया। करंट की डायरेक्शन देखें, U1 की डायरेक्शन दिस वर्ड है, I0 इस डायरेक्शन में होगा, I2 इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन माइनस साइन इनके साथ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के तहत। अब इसको हम करंट को रीट्रांसफॉर्म करें बैक। ओके, अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, जीरो, तीनों का करंट डिफरेंट होगा, 0 1 2 का रीट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया इसके ऊपर, तो हमारा पहले केस में तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो 0 है इक्वेशन के तहत। और IB और IC इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स और I0 आ जाएगा। ओके, इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखाई, मतलब सॉल्यूशन नहीं दिखाया, आप सॉल्व करके देखेंगे, इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ओके, सही। नेक्स्ट क्लास में ये खुद ही सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अच्छा, इससे एक चीज और पता चलती है, IB और I प्लस IC हमने क्यों किया? IB क्या कह रहे हैं सर? ये IB प्लस IC हमने क्यों किया? अर्थ फॉल्ट का करंट निकालने के लिए। कैसे? इसको IE रिप्रेजेंट किया हुआ ना ओरिजिनल डायग्राम में, ये देखें यहाँ पे, जो फॉल्ट में करंट अच्छा सही है, जाएगा, जो अर्थ में जो कराएगा, इन दोनों का एडअप जाएगा ना, वो एड अप जाएगा। सही तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितना होगा। सही सही सही। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, वो 3 टाइम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट होगा, जो कि अर्थ करंट के तौर पे हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या निकलेंगे हमारे पास, U1 इज इक्वल टू फेज माइनस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एंड इम्पीडेंस, वही जो जनरल इक्वेशन है, I0 भी इसी तरीके से और I2 भी U2 भी इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, 0 और नेगेटिव, और उसमें से हमने फाइंड आउट कर लिया पॉजिटिव 0 और नेगेटिव सीक्वेंस करंट हमने फाइंड आउट किया। हमें मालूम है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि जो करंट है IA वो कितना है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को मैं ऐड अप कर दूं, वो 0 के बराबर है, तो मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। तो I add all of this quantity, okay,